आई होप यू आर डूइंग वेल। तो जैसा कि हम अपना जो चैप्टर था 12th का कौन सा वाला पोर्शन कंप्लीट कर रहे थे अपन, कैपेसिटर वाला, और अपन पढ़ चुके थे कि कैपेसिटर क्या होता है। तो आज हम उसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अपना जो टॉपिक है वो क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर अपन देख चुके हैं। कैपेसिटर क्या है, एक डिवाइस होता है जो स्टोर करके रखता है किसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। क्लियर है। तो अब अपन बात करेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। ठीक है, यानी कि अपने जो कंस्ट्रक्शन करा तो उसमें देखा कि पैरेलल प्लेट वाले कैपेसिटर को सबसे पहले अपनों ने बनाया। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है क्या होता है, ये जो रहता है एक अपना सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज होता है ये। ठीक है, सब बहुत सारी जगह यही यूज होता है, मोस्ट वाइडली यूज्ड। ठीक है, ये जो कैपेसिटर होता है सिंपल है कि स्ट्रक्चर में और बहुत सारी जगह यूज होता है। ठीक, अब ये क्या होता क्या, ये देखिए अपन, इसमें कुछ नहीं होता है। अपन क्या करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर दो प्लेट लेते हैं अपन। देखिए ये मैंने दो प्लेट ली है। ठीक है, दो प्लेट किस लिए, दोनों कंडक्टिंग प्लेट। एक प्लेट को मैंने नाम दे दिया ए, एक प्लेट को नाम दे दिया मैंने बी। ठीक है, ये कुछ प्लेट है। अब इस प्लेट को क्या करते हैं अपन, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जिससे ये क्या हो जाए, चार्ज हो जाए। ठीक है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहता है, कुछ भी रहता है। अब जैसे बैटरी से कनेक्ट करते हैं अपन तो एक प्लेट के इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी प्लेट में चले जाते हैं। तो एक प्लेट क्या हो जाती है, अपनी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और एक प्लेट कैसी हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। क्लियर है। तो इससे क्या होता है, ये चार्जिंग प्रोसेस इसके अंदर स्टार्ट हो जाती है और ये अपना जो कैपेसिटर है चार्ज हो जाता है। अब ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको क्यों बोलते हैं कि दो कंडक्टिंग प्लेट को अगर एक दूसरे से d डिस्टेंस से सेपरेट करके ऐसे रख दे। ठीक है, तो ये जो कंस्ट्रक्शन बनता है ना, इसी को क्या बोला आपने, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अगर मैं यहां पर लिखूं टू कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस d, then it becomes पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको। अगर देखिए ये दोनों को अपन एक स्मॉल डिस्टेंस d से क्या कर देते, सेपरेट कर देते, तो ये होता है अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई कि दो कंडक्टिंग प्लेट को रख दिया दोनों को, और इसको चार्ज करने का तरीका क्या है, बैटरी लगा दो यहाँ पर। तो बैटरी क्या करती है, इसके इलेक्ट्रॉन को खींच के यहाँ पर ले आती है। अब अपने को इसके बारे में क्या पढ़ना है कि जो प्लेट है आपका, जो दो पैरेलल लगा रखी है अपने प्लेट, इनके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये कैपेसिटर है तो इसका कुछ कैपेसिटेंस होगा, तो कितना कैपेसिटेंस होगा वो अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए इधर देखिए, ये अपना प्लेट का कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसके अंदर क्या क्या है, अगर मैं बात करूं जो मेरा डी है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। ठीक, यहां पर जो है ए क्या है, एरिया ऑफ प्लेट्स। उसके बाद क्या दे रखा है अपने को, देखिए चार्ज कैसा है, यहाँ पर बहुत सारा चार्ज है, सिंगल चार्ज की बात तो नहीं कर रहे, बहुत सारा चार्ज है। और देखो ये लीनियर में है, तो अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, लीनियर चार्ज डेंसिटी ले सकते हैं ना। या फिर देखो अपने क्या लिया, एरिया भी लिया ना, यहाँ पर एरिया ऑफ प्लेट ले रही, प्लेट का कुछ एरिया होगा और चार्ज जो रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, लीनियरली बटा हुआ है इस पूरे एरिया के अंदर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, प्लस माइनस सिग्मा बोल सकते हैं अपन। क्या होगा ये, एरिया चार्ज डेंसिटी। ये चीज क्लियर है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं, इसके ऊपर कुछ अमाउंट का चार्ज होगा, कितने अमाउंट का चार्ज है, यहाँ पर अपन बोल देते हैं कुछ क्यू अमाउंट का चार्ज है। तो क्यू किसके इक्विवेलेंट होता है, सिग्मा इंटू ए। ठीक है, ये भी प्लस माइनस हो सकता है क्योंकि इसके ऊपर कैसा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, और इसके ऊपर कैसा चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है। और इसकी जो एरिया चार्ज डेंसिटी वो कितनी है, सिग्मा, और इसकी भी कितनी है, सिग्मा। ठीक है, ये माइनस और प्लस साइन इंडिकेट करते हैं कि कौन सी वाली जो डेंसिटी है वो प्लस वाले के लिए और कौन सी वाली जो है माइनस वाले के लिए। ये चीज समझ में आ गई। Q इज इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस का ए है ना, ये इसको बोल सकते हैं क्या, चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो ये इतनी चीजों का मर्जब है क्या अपना ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सबसे सिंपलेस्ट और मोस्टली वाइड यूज होता है ये। क्या कैसे बनाया, दो कंडक्टिंग प्लेट को रख दिया, स्मॉल डिस्टेंस है, तो ये क्या बन गया अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया और उसको चार्ज कर दिया अपनों ने। अब इसके अंदर क्या था, डी जो थी डिस्टेंस थी, इसका प्लेट का एरिया होगा, इसका भी कुछ एरिया होगा, तो एरिया लिख दिया। इसके ऊपर चार्ज कैसा था, बहुत सारे अमाउंट में था, डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो अपनों ने क्या ले लिया, एरिया चार्ज डेंसिटी ले ली। और यहाँ पर कितना, उसके ऊपर टोटल क्यू चार्ज था, तो किसके इक्विवेलेंट था, सिग्मा इंटू ए के। ये अपन पढ़ चुके। ठीक है, इतनी चीज को नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे कैलकुलेशन करते हैं।
आपने वो चीज नोट कर ली होगी। अब इधर देखिएगा, आपके पास में क्या है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अगर मैं बात करूं तो इस वाली प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इस वाली प्लेट के ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज है। अगर मैं बात करूं, देखिए ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर मैं एक पॉइंट लेता हूं, ये मैंने एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट के ऊपर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कुछ E1 एक इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्ज की वजह से। ठीक है, अब इस पॉइंट के ऊपर इस नेगेटिव चार्ज की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, किस डायरेक्शन में रहेगी, कुछ इस डायरेक्शन में रहेगी E2। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर जो E नेट रहेगा वो कितना हो जाएगा, 0। ये चीज समझ में आई, क्योंकि E1 और E2 एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब इस वाली प्लेट के इधर देखिए, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी, कुछ इस डायरेक्शन में, इसको नाम दे देते हैं अपन E2। ठीक है, ये वाला जो प्लेट है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी, बाहर की तरफ रहेगी E1। तो यहाँ पर E नेट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर भी E नेट कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से कंक्लूजन निकल के आया, ठीक है, क्या कंक्लूजन निकल के आया कि आउटर रीजन हैज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका जो आउटर रीजन है वहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। अब अंदर देखिए, यहाँ पर सेंटर में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी जा रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस डायरेक्शन के अंदर जा रही होगी। यहाँ पर अगर मैं पॉइंट लेता हूँ एक, ये मैंने पॉइंट लिया, देखिए इस नेगेटिव वाली जो प्लेट है इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी, कुछ इस डायरेक्शन में रहेगी E2। ये चीज आपको समझ में आ गई। और इसकी वजह से भी जो E1 रहेगा किस डायरेक्शन में रहेगा, कुछ इस डायरेक्शन में रहेगा। ये चीज क्लियर है, यानी कि कुछ E नेट जो रहेगा वो किस डायरेक्शन में रहेगा, कुछ इस डायरेक्शन में रहेगा। तो अपने को कैलकुलेट करना है कि जो E नेट रहेगा कितना रहेगा, अपने को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर ये चीज को नोटिस करना है। अब इधर देखिए आप थोड़ा सा, ये चीज आपको समझ में आ गई। यहां पर मैं लिख सकता हूं इनर रीजन हैज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, चलिए यहां पर देखते हैं अपन, एट आउटर रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट इज इक्वल टू E1 माइनस E2। ये चीज क्लियर है आपको। अब आपको पता है कि आपके पास में क्या है, एक प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर क्या दे रखा है, आपने चार्ज दे रखा है। अभी मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया है, इस प्लेट से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर आपको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था वो अपने देखा था, वो कितना था, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये अपन पढ़ चुके हैं पहले। किसी प्लेट से पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालनी हो तो किसके इक्विवेलेंट रहती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल रहती है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इस प्लेट की वजह से, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये जो E1 आया होगा ये किसके इक्विवेलेंट आया होगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के। और जो E2 है ये भी इस नेगेटिव प्लेट से कुछ डिस्टेंस के ऊपर ये पॉइंट है, तो ये भी कितना होगा अपना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, मेरा जो E1 आ जाएगा कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस का सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इससे ये कट जाएगा, तो E नेट कितना आ जाएगा अपना 0। ये चीज आपको समझ में आ गई है। अब बात करता हूं मैं एट इनर रीजन की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी प्लेट थी, ये पॉजिटिवली चार्ज थी, ये नेगेटिवली चार्ज थी। यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से किधर आएगी, E1, और इसकी वजह से किधर आएगी, E2। यानी कि मैं यहाँ बोल सकता हूँ जो मेरा E नेट रहेगा वो क्या रहेगा, E1 प्लस E2। अब मुझे पता है कि इस पैरेलल ये जो एक प्लेट है, इस प्लेट की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहती है, वो रहती है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके लिए भी कितनी रहेगी, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जब मैंने इसको कैलकुलेट करा तो मेरे पास में जो आंसर निकल के आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो E नेट रहेगा, E नेट जो रहेगा वो किसके इक्विवेलेंट रहेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ना, ये किसकी बात कर रहे हैं अपन, इनसाइड द कैपेसिटर के अंदर की बात हो रही है, यानी कैपेसिटर के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि यहां मैं बोल सकता हूं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी कितना रहेगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रहेगी। ये चीज क्लियर है आपको, ये चीज समझ में आई। यानी कि दो पैरेलल प्लेट है, उसके आसपास के रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगी, मगर इनर रीजन में क्या रहेगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स की इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। और यहां से आपको पता चलता है कि जो फील्ड है बाउंडेड है, एक प्लेट ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि ये बाउंडेड है एक तरीके से। ये चीज क्लियर है, इस चीज को नोट कर लीजिए, फिर अपन इसकी कैपेसिटेंस की बात करते हैं। आपने वो चीज नोट कर ली, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल गई अपने पास में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अपने पास में क्या निकल के आया, इलेक्ट्रिक फील्ड के निकल के आया। ये क्या है, बाउंडेड है, बाउंडेड बाय प्लेट्स।
इसकी अगर मैं बात करूं, डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहां पर देखिए आप, अपन को कैलकुलेट करना है क्या कि पोटेंशियल। अब देखिए ये दो प्लेट के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सब अपन मान लेते हैं, अज्यूम देयर इज a V amount of potential difference between the plates। अपनों याद है ना, बैटरी लगी थी तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस था, तो अपनों ने क्या मान लिया उसको, V अमाउंट का कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या बोलती है, V इज इक्वल टू क्या होता है अपने को पता है, E डॉट डी बोल सकते हैं अपन, ये अपन पढ़ चुके हैं। ये रिलेशन है किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। क्या था, V इज इक्वल टू E डॉट डी। अपनों ने याद करो क्या पढ़ा था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी थी, dV बाई डी, तो उसके रेस्पेक्ट में अपन मैं बोल सकता हूं इसको V इज इक्वल टू E डॉट डी। यानी कि जो पोटेंशियल है दोनों के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड और दोनों के बीच के डिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट होती है। यहाँ पर अपनों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, तो मैं अगर V की वैल्यू निकालता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा इनटू में डी। तो ये क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा अक्रॉस द प्लेट, यानी कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इतना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। ये चीज आपको क्लियर हो गई है। अब मुझे निकालना है इसका कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की अगर मैं बात करता हूं तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। ये क्या होता है अपना Q अपॉन में V होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं V की वैल्यू को पुट करता हूं तो ये आ जाएगा Q, V की जगह में क्या लिख सकता हूं यहाँ पर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी लिख सकते हैं अपन यहाँ पर। इतनी चीज क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर अपने बात करी थी किसकी, एरिया चार्ज डेंसिटी की। एरिया चार्ज डेंसिटी, एरिया चार्ज जो डेंसिटी है अपनी, वो क्या बोलती थी कि जो सिग्मा होगा किसके बराबर होगा, Q अपॉन ए के। ये चीज बोलती थी। तो यहां से अगर मैं Q की वैल्यू निकालता हूं तो कितना आ जाएगा, सिग्मा ए। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां अगर मैं Q की जगह वैल्यू पुट करता हूं तो ये क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन में ए, यहां पर आ जाएगा सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। अब ये देखिए सिग्मा से सिग्मा कट गया। अब ये वाला पोर्शन ऊपर अगर जाता है तो मेरा कैपेसिटेंस किसके इक्विवेलेंट निकल के आता है, सिग्मा ए अपॉन में डी। यानी कि जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड कर रहा है काय के ऊपर, डिपेंड्स अपॉन काय के ऊपर, एरिया। ठीक, एरिया के ऊपर डिपेंडेंट है, और काय के ऊपर डिपेंडेंट है, डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, अब देखिए एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है, मीडियम। यानी कि ये काय के ऊपर डिपेंडेंट है, एक और मीडियम के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर अपना कैलकुलेशन खत्म होता है किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। ये चीज आपको समझ में आ गई है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। बेसिक अपनों ने बहुत ही ज्यादा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ में इसको पढ़ा है। एक सिंपलेस्ट फॉर्म है ये, ठीक है, बहुत सारी जगह यूज होता है। दो प्लेट को ऐसे पैरेलल में रख दो और उनको बैटरी से कनेक्ट कर दो, तो बैटरी क्या करेगी, एक प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स को इधर से निकाल के दूसरी प्लेट में भेज देगी, तो क्या हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगी। ऐसा करने से क्या होता है, किसी प्लेट से अगर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और किसी प्लेट को इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या करा अपने, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। अपने देखा कि बाहर की तरफ अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आती है, इधर की तरफ भी आउटर रीजन में लेते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहती है। मगर इनर रीजन की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है। वो किसके इक्विवेलेंट रहती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्विवेलेंट रहती है। कैसे निकाली, कोई प्लेट है, प्लेट से पर्टिकुलर एक डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहती है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अपन ये पहली यूनिट में कंप्लीट कर चुके हैं। उसी का यूज कहाँ आया, यहाँ पर आया। फिर अपनों ने बीच में रीजन में निकाली थी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। फिर उसके बाद अपनों ने क्या निकाला कि जो पोटेंशियल है दोनों के बीच में कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दोनों प्लेट के बीच में। तो वो कैसे निकाला अपनों ने, पोटेंशियल की डेफिनेशन पता है। पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है। ये आपको समझ में आ गया। उसके थ्रू अपने पोटेंशियल निकाला। पोटेंशियल निकालने के बाद में अपने क्या उसका कैपेसिटेंस निकाल लिया कैपेसिटेंस के फॉर्मूले से। तो कितना निकल के आया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। यानी कि जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करता है एरिया के ऊपर, उसकी जो इस मीडियम में रखा हुआ है उसके ऊपर, और किसके ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर, दोनों के प्लेट के बीच की डिस्टेंस क्या है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अपन अब आगे बात करेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस कितना रहता है, यानी कि इतना तो रहता है, मगर कुछ वैल्यूज अपने को निकालने की, कितनी एनर्जी अपन, कितना एनर्जी उसको दे सकते हैं, वो एनर्जी का अमाउंट क्या रहता है वो अपने को निकालना है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अपने को क्या देखना है कि अपने पास जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था उसके अंदर अपन कितनी एनर्जी को क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। अब रही बात स्टोर करने की, तो आप
स्टोर कैसे कर सकते हैं, आपके पास बैटरी देखिए अपने, आपकी बैटरी मोबाइल की, उसके अंदर एनर्जी कैसे स्टोर करते हैं, उसको चार्जिंग करके। तो यहाँ पर भी क्या करना है अपने को, सेम चार्जिंग करनी है, ठीक है। यहाँ मैं लिख सकता हूँ वी कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय चार्जिंग कैपेसिटर। कैपेसिटर को चार्जिंग कर दो तो क्या हो जाएगा, एनर्जी को स्टोर करने लग जाएगा। अब क्वेश्चन क्या आता है अपने पास में कि उसको चार्ज कैसे करें। तो चार्ज कैसे करना है, कुछ नहीं करना है। अपने क्या देखा था कि दो प्लेट थी अपने पास में, एक कैसी थी, दोनों प्लेट ले लेते चल जाओगे अपन। अगर मेरे को इसको चार्ज करना भी, ये डिस्चार्ज है, इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, डिस्चार्ज पड़ा हुआ पूरा ये। अब मुझे क्या करना है, इसको चार्ज करना है। अब मुझे पता है कि ये भी क्या है, कंडक्टिंग प्लेट है, और ये भी क्या है, कंडक्टिंग प्लेट है। दोनों के पास कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मैं क्या करता हूं, ये जो बी वाली प्लेट थी, इसके अंदर से मैंने क्या निकाला, थोड़ा सा प्लस क्यू अमाउंट का चार्ज निकाल लिया। यानी कि मैंने इससे क्या निकाला, कुछ डी क्यू अमाउंट का चार्ज निकाल के इसको दे दिया। तो ये मेरे न्यूट्रल थी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये कैसी होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी, और ये कैसी होगी, एक नेगेटिवली चार्ज होगी। फिर मैंने क्या करा, थोड़ा सा और प्लस चार्ज निकाल लिया, इसको दे दिया, तो इसके ऊपर फिर नेगेटिव आ गया। थोड़ा सा और निकाल लिया, पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, ठीक है। यानी कि सेकेंड प्लेट से पॉजिटिव चार्ज निकाल के पहली वाली प्लेट को दे दो, तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। अब ऐसा कैसा कर सकते हैं, कैसे निकलेगा, ठीक है। तो निकालने के लिए अपन क्या लगाते हैं, इसके अंदर एक बैटरी लगाते हैं। क्या लगाते हैं यहाँ पर, एक अपन एक बैटरी लगा देते हैं। तो बैटरी क्या करता है, यहाँ पर बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जैसे क्रिएट हुआ, तो यहाँ का पोटेंशियल पहले कम होगा, यहाँ का ज्यादा है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं यहाँ का ज्यादा है, यहाँ का कम है। ये कैसे पता चलेगा अपने को कौन सा पोटेंशियल ज्यादा, कौन सा पोटेंशियल कम है। यहाँ पर अपने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, इसका मतलब क्या है कि एक तरफ पॉजिटिव है, एक तरफ नेगेटिव है। यानी कि ये पोटेंशियल डिफरेंस ने इसको क्या कर दिया, हायर पोटेंशियल दे दिया, और इसको क्या कर दिया, लोअर पोटेंशियल दे दिया इस वाली प्लेट को। तो यहाँ से क्या होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित होते हैं, उधर की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ, या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, यहाँ से निकल के इधर चले जाते हैं। कोई सा भी अपन रूल फॉलो कर सकते हैं। या तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो थे यहाँ से निकल के इधर चले गए, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। या फिर ऐसा बोल सकता हूँ कि पॉजिटिव जो चार्ज था वो यहाँ से निकल के इधर आ गया। दोनों में से कोई भी चीज करो, कंक्लूजन एक ही निकल रहा है। कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, पकड़ कान को ही रहे हो। यानी कि तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट से निकाल के ए वाले को दे दो, या फिर ए का नेगेटिव जितना भी है सारा निकाल के इस बी वाले को दे दो। तो इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, इसकी चार्जिंग कर सकते हैं। ये आपको चीज समझ में आ गई होगी, तो अपन लिख देते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन, वी कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय चार्जिंग कैपेसिटर बाय ट्रांसफरिंग charge from second plate to first plate we can charge capacitor. We transfer charge with the help of battery. अच्छा, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे, क्योंकि आपको भी एग्जाम में थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव लिख के आना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं डायरेक्ट कैलकुलेशन करके आ सकते हो, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ेगा। क्या कि एनर्जी कितनी स्टोर करते हैं पहले लिखना पड़ेगा थोड़ा सा उसके बारे में, कि क्या होता है, कैसे स्टोर करवा सकते हैं अपन एनर्जी देके, उसको चार्जिंग करके, चार्जिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, वो चीज आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। इतना आपको समझ में आ गया। अब आपके पास में क्या है कि बैटरी से आपने उसको चार्ज कर दिया है। अब अपन क्या मान के चलते हैं कि सपोज चार्ज हो गया है अब अपने पास में, सपोज द प्लस एट एनी इंस्टेंट, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर अपन बात करें, सपोज एट एनी इंस्टेंट द प्लेट A has plus Q charge, and plate B has negative Q charge on it. यहां बना लेते हैं अपन, ये अपने पास में क्या है, एक प्लेट A है, एक प्लेट अपने पास में क्या है, B है। चलिए यहां पर बना लेते हैं अपन पॉजिटिव चार्ज, यहां पर क्या नेगेटिव चार्ज है। ये अपनी कौन सी प्लेट है, बी प्लेट है। इसको कैसे कनेक्ट कर रखा है आपने, बैटरी से कनेक्ट कर रखा है।
यानी कि यहाँ पर क्या पोटेंशियल डिफरेंस V है, यानी कि इस जगह कुछ V होगा, इस जगह कुछ 0 होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कुछ इस टाइप से क्रिएट हो गया। तो ये अपना क्या है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसके ऊपर अपने कितना दे रखा है, प्लस Q चार्ज दे रखा है। इसके ऊपर कितना दे रखा है अपनों ने, माइनस Q चार्ज दे रखा है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ये चीज क्लियर है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैलकुलेट करना है अपने को। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज V इज इक्वल टू, क्या बोल सकते हैं अपन, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जल्दी से सोचो क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपना Q बाय C पढ़ा था ना तुमने। इतना पोटेंशियल डिफरेंस है किसके बीच में, इसके कैपेसिटर के बीच में। इतनी चीज आपको क्लियर है। इस चीज को आप क्या करिए, नोट डाउन करिए फटाक से। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, फिर आपको आगे एक्सप्लेन करते हैं कि आगे कैलकुलेशन कैसे होगा। इसको नोट डाउन करिए फटाक से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए इधर देखिए, इसको अपन रफ कर देते हैं। यहां देखिए आपके पास में क्या थी, पैरेलल प्लेट था, यहां पर पैरेलल प्लेट बना लेते हैं दो। किसी इंस्टेंट के ऊपर ये जो प्लेट थी इसके ऊपर क्या चार्ज था, प्लस Q चार्ज था। इस वाली प्लेट के ऊपर कितना चार्ज था, माइनस Q चार्ज था। और दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो कितना था, V था। कितना था पोटेंशियल डिफरेंस, V था। ये चीज क्लियर है। इधर देखिए, अब जो पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था अपनों ने वो किसके इक्विवेलेंट था, V इज इक्वल टू निकल के आया था अपने पास में Q बाय C। ये चीज आपको क्लियर हो गई है, यानी कि इतना पोटेंशियल डिफरेंस था दोनों प्लेट के बीच में। अब अपन क्या करते हैं कि अपने को क्या करना है, इससे थोड़ा सा चार्ज निकाल के इसको देना है। तो अपन यहां पर बोल सकते हैं, नाउ we just put dq amount of charge on plate A by transferring dq charge from plate B। यानी कि मैंने क्या करा, इस B प्लेट की, जो मेरी एक A प्लेट थी एक B प्लेट थी, इस B प्लेट के ऊपर से मैंने यहां से क्या करा, एक dq अमाउंट का चार्ज तोड़ के इसको दे दिया। ये मैंने क्या करा, यहां से dq अमाउंट का चार्ज तोड़ के इसको दे दिया मैंने। ये चीज आपको समझ में आ गई। यहां मैंने लिख दिया है, नाउ वी जस्ट पुट dq अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन प्लेट A बाय ट्रांसफरिंग dq चार्ज फ्रॉम प्लेट B। अब ऐसा करने के लिए मेरे को कुछ वर्क करना पड़ेगा ना। आपको कोई सामान यहां से उठा के यहां रखना है तो कुछ वर्क करना पड़ेगा। मैंने क्या करा, यहां पर इस dq अमाउंट के चार्ज को यहां से खींच के इधर वाली प्लेट पे दे दिया है। तो मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। सो यहां पर हम बोल सकते हैं, सो टू ट्रांसफर dq चार्ज we have to do small work dq, है ना। अपने स्मॉल वर्क करना पड़ेगा, क्या, स्मॉल वर्क dw। अब जो वर्क होता है, वर्क क्या होता है, जल्दी से सोचिए, वर्क क्या होता है। वर्क की डेफिनेशन अपने दी थी पोटेंशियल के फॉर्म में। वर्क जो होता है क्या होता है, पोटेंशियल इनटू क्या बोल सकते हैं अपन, उसमें चार्ज का प्रोडक्ट। तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं, जो वर्क डन होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, पोटेंशियल डॉट कितना चार्ज अपन उधर लेगा, dq चार्ज, इसके इक्विवेलेंट होता है वर्क डन। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब ये तो मैंने एक चार्ज निकाला छोटा सा, ऐसे में बहुत सारे चार्ज निकाल रहा हूं ना। तो कितने चार्ज निकाल रहा हूं, बहुत सारे चार्ज निकाल रहा हूं, जब तक कि ये क्या होना हो जाए, चार्ज ना हो जाए। तो ऐसे मुझे बहुत सारा वर्क डन करना पड़ेगा। तो मैंने छोटा सा वर्क डन लिया। अगर मेरे को टोटल वर्क डन निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। तो अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो ये हो जाएगा dw। यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dq। अब मैं कहां से कहां तक कर रहा हूं, पहले तो ये तो था, चार्जिंग नहीं थी इसकी, फिर बाद में कितना चार्ज हो गया, कुछ Q अमाउंट तक का चार्ज हो गया। तो मैं क्या बोल सकता हूं, इसका जो लिमिट आ जाएगी कहां से कहां तक आ जाएगी, 0 से कैपिटल Q तक आ जाएगी। यानी कि अपने कैपिटल Q तक अमाउंट तक का इसको अपने चार्ज दिया है। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे dq से मिलके क्या बन जाएगा, बड़ा w बन जाएगा अपने पास में। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब v की वैल्यू अपने ने अभी देखी कितनी निकल गई थी, Q बाय C। तो यहाँ पर क्या मैं लिख सकता हूँ, 0 से Q, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन, Q बाय C डॉट dq। इतना आपको समझ में आ चुका है। यहां से अगर मैं बात करता हूं तो ये 1/c तो बाहर निकल जाएगा। अब इंटीग्रेशन होगा किसका, होगा 0 से Q में Q डॉट dq का। अब इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, आप सभी को पता ही है। जैसे यहाँ पर आ जाएगा q स्क्वायर अपॉन में 2, और लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से Q तक की है। तो यहां से अपना जो आंसर निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, q स्क्वायर अपॉन में 2c। ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, एग्जैक्ट आंसर।
ठीक है, यहां से अपने को पता चला जो वर्क डन अपना निकल के आएगा, किसके इक्विवेलेंट निकल के आएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c। अच्छा, ये वर्क डन तो कर दिया। अब वर्क डन करने से क्या होगा, ये जो अपना कैपेसिटर है इसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, और ये स्टोर क्या करेगा, वही पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करेगा ना। तो अपन अगर मैं बात करूं, इसका स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया हो तो इधर देखिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, यहां पर अपन इसको हटा देते हैं। क्या देखा अभी अपनों ने, इतना अपने को वर्क करना पड़ा, ये चीज समझ में आ गई। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं, दिस वर्क will stored as the potential energy of a capacitor। ये वर्क क्या टाइम स्टोर हो जाएगा, वर्क स्टोर हो जाएगा ना। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी नो पोटेंशियल एनर्जी U is equal to positive work done by external force, ये अपन पढ़ चुके हैं, और नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये वर्क डन कैसा करा आपने, अपने हाथ से करा ना, Q अमाउंट को इधर से खींच के मैंने इधर लिया, तो मेरा हाथ से वर्क हुआ, यानी कि मेरा वर्क एक्सटर्नल है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ U इज इक्वल टू किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा अपने पास में, Q स्क्वायर अपॉन में 2c। तो ये आप इतनी एनर्जी को स्टोर कर सकते हो किसके अंदर, कैपेसिटर के अंदर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर। अब आपको एक चीज पता है कि Q इज इक्वल टू कितना होता है आपके पास में, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। या फिर Q नहीं बोलते अपन, V बोलते हैं। V इज इक्वल टू क्या होता है, ये भी नहीं आता है, तो V इज इक्वल टू क्या होता है अपना Q बाय C। ये चीज क्लियर है ना, ठीक है। V इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास में, Q बाय C। अब आगे देखिए, ये इतना होने के बाद में क्या Q की जगह में क्या लिख सकता हूँ, VC लिख सकता हूँ। तो मेरे पास में U इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, V स्क्वायर C स्क्वायर अपॉन में 2c, C से C कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन 2 CV स्क्वायर। ये भी एक अच्छा सा कंक्लूजन है, ठीक है। और अपन एक और फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं इसको, U इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 QV, ये एक और कंक्लूजन है इसका, ठीक है। यानी कि आप जो एनर्जी है उसको इस फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हो, है ना, चार्ज और पोटेंशियल के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप इसको, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में भी क्या कर सकते हो, इसको शो कर सकते हो। तो यहां से चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर आप कितनी एनर्जी को स्टोर कर सकते हो। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाक से। चलिए दोस्तों, तो आपको बोर्ड के ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो अपन इसके रिगार्डिंग कैलकुलेशन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, जल्दी से पढ़िए। क्या लिखा हुआ, व्हेन 1.0 into 10 to the power 12 electrons are transferred from one conductor to another capacitor, the potential drops to 10 volt between a conductor. Calculate the capacitance of conductor. ये चीज आपको समझ में आ गई, क्या निकालना है अपने को, कैपेसिटेंस निकालना है कंडक्टर का। तो यहाँ पर क्या दे रखा है अपने को कि एक कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे, उनको मैंने एक प्लेट से खींचा और किसी को दे दिया, दूसरी प्लेट को दे दिया। ये चीज क्लियर हो गई। तो दूसरी प्लेट को देने से क्या हुआ कि जो पोटेंशियल था वो ड्रॉप हो गया 10 वोल्ट तक का। तो अब जो कैपेसिटेंस है उसका वो अपने को निकालना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो क्या फाइंड करना है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जिसे दिमाग में आना चाहिए, क्या आता है, Q बाय V होता है क्या, ये चीज क्लियर है आपको, इसका फॉर्मूला कितना होता है, Q बाय V। चलिए आगे अपन बात करते हैं थोड़ी सी, चलिए आगे अगर मैं बात करना चाहूँ, C इज इक्वल टू क्या है, Q बाय V। तो मुझे पता है यहाँ तो मुझे क्या दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, यानी कि क्या दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, मेरे को क्या निकालना है, क्यू निकालना है। तो मुझे याद आता है कि हाँ मैंने कुछ क्वांटाइजेशन पढ़ा था। क्वांटाइजेशन क्या बोलता है मेरे को कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस का n ही होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने दे रखे हैं इसने मुझे, 1.0 इंटू 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स दे रखे। अब मैंने एक चीज देखी थी, जो Q इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस का ne, n मुझे दे रखा है, तो n की जगह मैं लिख देता हूँ 1.0 इंटू 10 टू द पावर 12। और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज रहता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। तो मेरे को टोटल Q निकल के आ जाएगा यहाँ से, क्लियर। अब इसको Q कैसे निकाले, चलिए देखिए निकालते हैं फटाक से अपन। अरे ये 1.0 है, ये 1.6 है, तो इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 1.6 आ जाएगा, ठीक है। चलो ये अच्छा है, 10 की पावर 12 है और 10 की पावर माइनस का 19 है। चलो तो अगर मैं 10 में से 10 को हटा दूं तो चले जाएगा। अब 9 में से 2 हटा दूं कितना बचेगा, 7 बचेगा। यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर, अच्छा ये 9 जो था माइनस का था, यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। अच्छा इतना कूलम चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है। अब ये तो निकल गया, अब इसके अंदर पुट कर दो। V अपने को दे ही रखा है, कितना दे रखा है, 10 वोल्ट। बस अपने को पुट करना था, यहाँ कितना आ जाएगा अपने पास में, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7 अपॉन में कितना दे रखा है, 10 वोल्ट। ये चीज क्लियर है। अच्छा
अब यहाँ पर देखिए अपन तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻, अच्छा माइनस का 7 तो पहले ही था, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो 10⁻, माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा जो कैपेसिटेंस निकल के आएगा कितना निकल के आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻8। इसकी यूनिट क्या होती है, फेराड, तो यहाँ लिख दो फेराड। क्लियर, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये इस टाइप से अपन और भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, और भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो अपन आगे बात करते हैं एनर्जी के बारे में, किस टाइप से अपन एनर्जी स्टोर कर सकते हैं कैपेसिटर के अंदर। ठीक, यहाँ पर अपने भी कैलकुलेशन करा हो, कैपेसिटेंस से रिलेटेड करा है। अब अपन क्या देखेंगे, अगला जो अपना न्यूमेरिकल रहेगा वो बेस्ड रहेगा काय के ऊपर, आपके जो एनर्जी कितनी स्टोर कर सकते हो प्लेट के अंदर, दो अगर प्लेट लगा रखी है उनके अंदर कितनी एनर्जी को स्टोर कर सकते हो वो अपने को देखना है। तो इसको नोट डाउन करो डाउन। चलिए दोस्तों, तो आपको बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है क्वेश्चन, कि कैमरे का फ्लैश है, ठीक है, उसको अपने को चलाना है। तो उसके लिए क्या लगा रखा है अपने पास में, एक सर्किट बना रखा है, सर्किट के अंदर एक कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर कितने का है, 2000 माइक्रोफेराड का अपने पास में कैपेसिटर है। उसको क्या करना है, वो चार्ज कैसे होता है, 1.5 वोल्ट की बैटरी है, उससे वो चार्ज होता है। तो अपने को क्या करना है, जब भी अपने को कैमरा का फ्लैश चालू करना पड़ेगा, तो जैसे अपन ट्रिगर टी को अगर प्रेस करता हूं तो जितना भी चार्ज होगा कैपेसिटर के अंदर फ्लैश के अंदर चला जाएगा और वो चालू होकर बंद हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर ट्रिगर टी दबाने पर 0.1 मिली सेकंड के अंदर ही वो पूरा डिस्चार्ज हो जाता है ना, यानी कि एकदम से चल के एकदम से बंद हो जाता है। उसका मतलब ये, क्योंकि फ्लैश को एकदम पावर चाहिए होती, तो अपने को कैलकुलेट करना है कि वो जो आपके पास में जो कैपेसिटर था उसके अंदर एनर्जी कितनी थी, वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखिए अपने को क्या क्या गिवन है। सबसे पहले गिवन डाटा लिखना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता चल सके कि आपके पास क्या क्या चीज गिवन है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कैपेसिटेंस आपको दे रखा कितना, 2000 माइक्रोफेराड, मगर अपन कैलकुलेशन में तो फेराड में रखते हैं, इसको फेराड में कन्वर्ट कर लो जल्दी से। कितना आ जाएगा, माइक्रो में दे रखा तो ये हो जाएगा 2000 इंटू 10⁻⁻3, या फिर ऐसा आपको समझ में नहीं आता है, कंफ्यूजन होता है बहुत सारे बच्चों को, तो डिवाइड बाय 10,000 कर सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, 2 फेराड आ जाएगा। ये आपके पास में क्या निकल के आ गया, कैपेसिटेंस निकल के आ गया, जो आपके पास में क्या दे रखा था, कैपेसिटर दे रखा था उसका। अच्छा बैटरी जो दे रखी है वो कितने की दे रखी है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 1.5 वोल्ट दे रखा है अपने को। चलिए ये भी चीज समझ में आ गई। अपने को क्या निकालना है, अपने को एनर्जी निकालनी है, ये चीज क्लियर है। अब आपको पता है कि एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है अपने ने अभी कैलकुलेट करा था, वो कितना निकल के आया था अपने पास में, 1/2 CV का स्क्वायर, ये भी कैलकुलेट करा था अपनों ने। तो यहाँ अगर मैं बात करूं तो 1/2 C की वैल्यू अभी देखिए अपने ने 2, V कितना अपने पास में 1.5 का होल स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर कर देते, ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ अपने पास में क्या बचेगा, जल्दी से देखिए, ये अपने पास में बचेगा कितना, 1.5 कितना हो जाएगा, 2.25 जूल। ये चीज क्लियर है आपको, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं किन भी चीजों को। अच्छा कुछ छूट रहा है क्या, अपनों क्या चीज वैल्यू नहीं रखी, चलो सारी चीजें वैल्यू रख दी अपनों ने। 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो चुका है अपना, ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर है। चलिए यहाँ पर अपन कुछ गड़बड़ है, अच्छा माइक्रोफेराड में गड़बड़ कर दिया अपने। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³ आएगा, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर 6 होता है, माइक्रो है ना, माइक्रो को कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू 10⁻³ रहेगा यहाँ पर। माइक्रो का मतलब कितना, डिवाइड कर दिया 10⁻6 से, तो ये 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो माइक्रो रहता है उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 10⁻6 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो जिससे आपकी वैल्यू काय में आ जाएगी, जो कि आपकी फेराड में है। 1 माइक्रोफेराड इज इक्वल टू कितना होता है, 1/10⁻6 फेराड होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, खाली 10⁻³ और ऐड हो जाएगा इसके अंदर, बस ये 10⁻³ जूल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो रहता है ना क्वेश्चन आप कर सकते हो, सारे फॉर्मूले आपको सारे पता रहते हैं, बस कैलकुलेशन कहाँ गड़बड़ होती है, ये इस टाइप के कन्वर्जन के अंदर। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये सारी चीजें क्या है वो इसी टाइप से क्वेश्चन को घुमा के देते हैं, क्योंकि बच्चा गड़बड़ यही करता है, बाकी कैलकुलेशन सभी को आता है। तो अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। जैसे कि अपने को क्या मिला था, कैपेसिटर अपने देख लिया, एनर्जी पता चल गई। अब कैपेसिटर यानी कि मेरे को खिलौना मिल चुका, अब उससे खेलूंगा मैं, ठीक है, उसको खेलेंगे, उसको तोड़ फोड़ के देखेंगे, अपन सारी चीजें देखेंगे। तो अब क्या करेंगे, कैपेसिटर मेरे को मिल गया, हाँ इसके अंदर इतना अपन एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, यानी मेरे को खिलौना मिल चुका है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको जोड़ के देखूंगा, यानी कि 2 कैपेसिटर को जोड़ दिया, तो एक बार ऐसे मैंने लाइन से जोड़ दिया, एक बार ऊपर नीचे जोड़ दिया। तो अपन क्या पढ़ेंगे, अब कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्लियर है। तो ये चीज को आप नोट कर लो, फिर अपन आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अपन बात करने वाले हैं की कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की। कैपेसिटर मिल चुका, उससे मैं खेल रहा हूं, कैसे, कैपेसिटर एक कैपेसिटर यहाँ रखा, दूसरा कैपेसिटर दोनों को जोड़ दिया, क्या हुआ वो अपन देखते हैं। चलिए क्या करा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की अगर मैं बात करूं तो पहले जो मैंने जोड़ा था, काय में जोड़ा था, सीरीज कनेक्शन में, है ना। तो अपन पहले बात करेंगे अपन सीरीज कनेक्शन की।
सीरीज कनेक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो सीरीज कनेक्शन का मतलब खाली इतना सा है कि आप कैपेसिटर लीजिए, जैसे मैंने 3 कैपेसिटर लिए, अपन कैपेसिटर को यहां पर बना लेते हैं। आपके पास में 3 कैपेसिटर है, मैंने क्या करा है, तीनों कैपेसिटर को इधर से जोड़ रखा है। जोड़ा कैसे उस बारे में डिस्कशन करते हैं अपन। 3 कैपेसिटर लिए मैंने, ये पहला कैपेसिटर है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। 3 कैपेसिटर लिए मैंने, इनको जोड़ रखा है और मैंने इनको कैसे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये V वोल्ट की बैटरी है, इसे मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो अब हुआ क्या, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो इस तरफ क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया होगा यहाँ पर प्लस Q। तो ये पॉजिटिव चार्ज अगर जनरेट हो गया है तो पॉजिटिव चार्ज जैसे जनरेट हुआ, इसके अंदर इंडक्शन के थ्रू इसने क्या करा, पास वाली प्लेट के ऊपर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अपने आप इंट्रोड्यूस कर दिया। तो यहाँ कितना हो गया, माइनस का Q। अब ये जो नेगेटिव चार्ज करेगा, ये पास वाले इसके ऊपर क्या कर देगा, पॉजिटिव चार्ज को इंट्रोड्यूस कर देगा, है ना। ये इंडक्शन के थ्रू हो रहा है पूरा, तो यहाँ पर प्लस Q, अब ये ऐसे यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये इंडक्शन के थ्रू होता है पूरा प्रॉपर। ये माइनस Q, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस Q, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस Q। ठीक है, तो अपन अब किसको क्या बोल सकते हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव, अगर मैंने 3 कैपेसिटर लिए और तीनों पहले वाले कैपेसिटर के नेगेटिव वाली प्लेट को अगर सेकंड वाले कैपेसिटर के पॉजिटिव वाली प्लेट से और सेकंड वाले की नेगेटिव प्लेट को थर्ड वाले की पॉजिटिव प्लेट से अगर मैं जोड़ता हूं, तो ये जो कनेक्शन कहलाता है, मुझे इसी को क्या बोलते हैं अपन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब आगे अगर मैं बात करूं तो देखिए, मैंने क्या करा, इस कैपेसिटर को एक V वोल्ट की बैटरी दी ताकि चार्ज हो जाए। तो यहाँ पर क्या हो गया, इंडक्शन के थ्रू प्रॉपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। तो यहां मैं बोल सकता हूं टोटल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज Q। देखिए इस पे भी Q है, Q है ना, यानी कि टोटल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज Q, बट द पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर्स आर, जो पोटेंशियल है वो क्या रहेगा। अब देखिए इसका पोटेंशियल अलग रहेगा, इसका अलग रहेगा, इसका अलग रहेगा। ऐसा क्यों, इसका एग्जांपल के थ्रू बताओ। देखिए यहां से आप क्या करिए, चार्ज को निकालिए, चार्ज को यहां से उठाकर इस C1 पे लाएंगे तो इतना सा वर्क करना पड़ेगा। यहां से उठा के इस चार्ज को C2 पे लाएंगे तो देखिए इतना सा वर्क और बढ़ गया, यानी कि इसका पोटेंशियल कुछ अलग रहेगा और इसका अलग रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल जो वर्क किसके बराबर रहता है, वर्क डन के। तो यहाँ का पोटेंशियल अलग, यहाँ का पोटेंशियल अलग। फिर चार्ज को उठाकर तीसरे पे लाओगे तो इतना वर्क और करना पड़ेगा, यानी कि इसका पोटेंशियल और अलग, यानी कि पोटेंशियल क्या रहेगा, डिफर करेगा। बट द पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर्स आर डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट भी इतना रहेगा। C1 की बात करते हैं तो C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास में, Q अपॉन में क्या, V1, ऐसा लिख सकता हूं, या फिर ये तो कैपेसिटेंस लिख दिया तो नहीं, फिर ऐसा लिख देते V1 इज इक्वल टू यहाँ क्या लिख सकता हूं मैं, C1। ये मेरे पास क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया पहले वाले के ऊपर। सेकंड की अगर मैं बात करता हूं तो V2 इज इक्वल टू मेरे पास में कितना आ जाएगा, Q बाय C2। ऐसे में तीसरे की बात करता हूं, V3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q बाय C3। ये चीज आपको क्लियर हो गया। अब मैं यहां पर बोल सकता हूं द सम ऑफ पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर इज इक्वल टू द पोटेंशियल V। ठीक है, यानी जो अपने ने जो V पोटेंशियल लगाया था यही 3 टुकड़ों में बढ़ गया है, तो मैं बोल सकता हूं कि द सम ऑफ पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर इज इक्वल टू द पोटेंशियल V। ये चीज आपको समझ में आ गई है, पोटेंशियल V। तो यहां मैं बोल सकता हूं जो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहां से अगर मैं बात करूं V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3। ये चीज आपको समझ में आ गई। तब यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल V अपॉन में Q को कॉमन ले लें, यहां बचेगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इतनी चीज क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आई। अब इधर देखिए, अगर मैं बात करूं कि मेरे पास में एक कैपेसिटर था, अगर ये कैपेसिटर को हटा के मैं कोई एक ऐसा कैपेसिटर लगा दूं जो सेम अमाउंट का मुझे एक्सपेरिमेंट दे रहा है जो इसके एक्सपेरिमेंट के थ्रू मुझे मिला था, यानी कि जो वर्क ये तीनों कैपेसिटर मिलके कर रहे होंगे, इन तीनों को हटा के मैं कोई एक ऐसा कैपेसिटर लगा दूं जिसका वर्क इन तीनों कैपेसिटर के द्वारा करे गए वर्क के बराबर हो, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, इक्विवेलेंट रजिस्टर बोलते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको हटाता हूं, यानी कि अगर मैं इसको हटा के, इन तीनों कैपेसिटर को हटा के अगर मैं कोई एक ऐसा कैपेसिटर लगा दूं, तीनों कैपेसिटर को हटा के मैं क्या लगा दूं, एक ऐसा कैपेसिटर लगा दूं जो उन तीनों के इक्विवेलेंट में मुझे क्या दे, वर्क दे। तो यहां अगर बात करूं, मैंने क्या एक कैपेसिटर लगा दिया, इसके ऊपर भी चार्ज कितना था, प्लस Q, यहां पर माइनस Q,
और यहाँ पर जो वोल्ट लगा रखा था कितना लगा रखा था, V लगा रखा था। और ये जो कैपेसिटर है मेरा वो कौन सा, इक्विवेलेंट, यानी कि ये कौन सा है मेरा, C इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर है। ये चीज आपको समझ में आ गई। यानी कि अगर मैं यहाँ बात करूं इसके लिए, अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, Q अपॉन में C इक्विवेलेंट। तो यहां से C इक्विवेलेंट की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो मेरे पास में कितनी आ जाएगी, Q बाई V। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब अपने को यहाँ पर V बाई Q दे रखा है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 अपॉन CE इज इक्वल टू V बाय Q। ये इतनी चीज समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इस वाले पोर्शन को, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, ये वाली इक्वेशन को अपन नाम दे देते हैं 1 और ये वाली इक्वेशन को नाम दे देते हैं अपन, ये वाली को 1 दे देते हैं, ये वाली को 2 नाम दे देते हैं। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ बाय इक्वेशन 1 and 2 क्या मिला मुझे अपने को, 1 अपॉन CE इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो ये क्या रहता है, ये कंडीशन रहती है कैपेसिटेंस की, यानी कि 1 अपॉन C, यानी कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रहेगा वो किसके इक्विवेलेंट रहेगा, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये सीरीज कॉम्बिनेशन की कंडीशन रहती है। ये चीज आपको समझ में आ गई तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब अपन बात करेंगे दोस्तों का कि पैरेलल कनेक्शन की। अभी सीरीज में लगाया था, अब में लगा देंगे पैरेलल में। तो इधर देखो कैसे लगाते हैं पैरेलल में, कुछ नहीं करना, 3 कैपेसिटर ले वापस से यहां पर ले लेते हैं अपन। ये अपने क्या करें, 3 कैपेसिटर ले लिए। अच्छा, इनको एक पॉइंट के ऊपर कनेक्ट कर दो, तीनों को एक पॉइंट के ऊपर कनेक्ट कर दो, और ये वाली जो प्लेट थी इसको एक पॉइंट के ऊपर कनेक्ट कर दो, और यहाँ क्या लगा दो, बैटरी लगा दो, जैसे कि आप लगाए थे आ रहे थे पहले से। ये पॉइंट है अपना A, ये पॉइंट है अपना B। अच्छा, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। यहाँ पर पोटेंशियल दे रखा उन्होंने V का, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस Q चार्ज आ जाएगा, Q1 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस का Q2 चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा Q3 चार्ज आ जाएगा। देखिए यहाँ से गया कुछ Q अमाउंट का चार्ज, अब यहाँ जाके, अब एक पानी की नली थी, 3 मुंह खोल दिए, तीनों जगह से पानी निकलेगा, यहाँ से थोड़ा, यहाँ से थोड़ा, यहाँ से थोड़ा। तो यहाँ पर भी क्या करा अपने Q अमाउंट को चार्ज दे दिया है, तो Q अमाउंट को चार्ज 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया, Q1 Q2 और Q3 में। ठीक है, और आपको पता है ये वाली पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये पॉजिटिव रहेगा, और ये वाला जो टर्मिनल है नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव का Q1, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव का Q2, और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव का Q3। अच्छा, अब इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसका कैपेसिटेंस कुछ रहेगा C1, इसका रहेगा C2, इसका रहेगा C3। ये आपको समझ में आ गया, ये Q3, ये इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए द चार्ज, द पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर इज सेम। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगा। कैसे सेम रहेगा, देखिए यहाँ से लेके अगर आप यहाँ तक गए तो भी उतना ही वर्क करना पड़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक गए तो भी उतना ही वर्क करना पड़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक गए तो भी उतना ही वर्क करना पड़ा। क्यों, क्योंकि पैरेलल में लगे हुए हैं, ये वर्क ज्यादा करना ही नहीं पड़ा, इसलिए पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ जो पोटेंशियल रहेगा वो किसके इक्विवेलेंट रहेगा, मेरा V इज इक्वल टू क्या रहेगा, Q बाय C। ये इतनी चीज आपको समझ में आई है, ये पोटेंशियल जो रहेगा किसके इक्विवेलेंट रहेगा, V इज इक्वल टू Q बाय C। इतनी चीज समझ में आ गई आपको। आगे बात करते हैं, द चार्ज फॉर ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट। जो चार्ज रहेगा कैसा रहेगा, डिफरेंट रहेगा। यानी कि अगर बात करूं पहले कैपेसिटर के लिए तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसके लिए कुछ Q1 आ जाएगा चार्ज। ये आपको क्लियर है, यानी कि चार्ज कितना आ जाएगा मेरे पास में, कुछ Q1 आ जाएगा। अब Q1 इज इक्वल टू कितना, क्या बोल सकता हूं मैं, यहाँ पर बोल सकता हूँ क्या, यहाँ पर ले सकते हैं अपन C1 V1, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना। और यहाँ बोल सकते हैं Q2 इज इक्वल टू C2 V2, और Q3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, C3 V3। तो ये क्या था अपने पास में, चार्ज था किसके ऊपर, ये जो चार्ज है किसके ऊपर था, इस इंडिविजुअल प्लेट के ऊपर। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। आगे अगर मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो पोटेंशियल है वो तो सेम है, पोटेंशियल सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ कि V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। ये किसके इक्विवेलेंट होगा, इस V के इक्विवेलेंट होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके आगे अपन बात करते हैं द चार्ज, अब ऐसा बोल सकते हैं टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास में, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इस Q को एज इट इज रहने देते हैं, Q1 को क्या लिख सकते हैं अपन, C1 V1, तो यहाँ पर मैं C1 V लिख सकता हूँ, प्लस यहाँ पर C2 V लिख सकता हूँ, और यहाँ पर C3 V लिख सकता हूँ। यहाँ से V को कॉमन लेता हूँ तो यहाँ क्या बचता है, Q बाई V, यहाँ बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। इतनी चीज आपको समझ में आई है, ये चीज आपको क्लियर हो गई है।
ये जो था अपना क्या था, पोटेंशियल था जो सेम था अक्रॉस। फिर यहाँ अपने बात करी काई की, टोटल चार्ज कितना हो गया, कुछ इतने इसके रेस्पेक्ट में निकल के आ गया अपने पास में। अगर मैं बात करूं, ये जो मेरे पास में एक पैरेलल कनेक्शन दे रखा है, अगर मैं इसको हटा के कोई एक ऐसा कनेक्शन लगा दूं जो उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करे जो ये वाला इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको हटा के कोई एक ऐसा कैपेसिटर लगा दूं मैं इक्विवेलेंट जो उतना ही वर्क दे जितना ये दे रहा था। तो इसको अपन हटा देते हैं यहाँ से, तो मेरे पास में क्या मिलेगा, यहाँ पर एक कैपेसिटर, ये कौन सा हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट, इसके बाद कितना चार्ज होगा, प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू। ये इतनी चीज क्लियर हो गई आपको। आगे बात करते हैं अब इसका जो पोटेंशियल रहेगा, इसका जो पोटेंशियल रहेगा वो कितना रहेगा, V इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, Q अपॉन में C, ऐसा लिख सकते हैं, C इक्विवेलेंट। तो यहां से अगर मैं C इक्विवेलेंट की बात करूं तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा मेरे पास में, Q बाई V। ये होगी अपनी इक्वेशन सेकेंड, ये होगी अपनी इक्वेशन फर्स्ट। ये चीज क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहां पर अपन हटा देते हैं। इस चीज को हटाने के बाद में अपने क्या देखा, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 अपन क्या बोल सकते हैं, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये जो चीज निकल के आई ये कंडीशन है किसके लिए, कि अगर कोई आपके पास में कुछ कैपेसिटर है, कितने भी हो एन अमाउंट के, 3 अपनों ने ऐसे रैंडमली लिए, तो उनके लिए जो कंडीशन रहेगी कैपेसिटेंस को किसके इक्विवेलेंट रहेगी, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये किसके लिए वैलिड है, खाली सीरीज कनेक्शन के लिए, सॉरी खाली किसके लिए, पैरेलल कनेक्शन के लिए। और वो जो अभी अपने ने देखा था 1/C1 इज इक्वल टू 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, वो किसके लिए था, अपने पास में जो सीरीज का कनेक्शन था उसके लिए वो कंडीशन थी। ये चीज आपको समझ में आ गई, इक्विवेलेंट आपको समझ में आ गया कि तीनों को हटा के कोई एक ऐसा लगा दो जो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे जितना वो तीनों मिलकर प्रोड्यूस कर रहे थे। तो ये जो चीज अपने पढ़ी क्या थी, कनेक्शन था कि किस टाइप से अपन सीरीज में और पैरेलल के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं अपने कैपेसिटर को। ये इतनी चीज आपको समझ में आ गई है। चलिए अब अगर आगे मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर, तो ये वाले कनेक्शन के अंदर जो था अपना जो पोटेंशियल था सेम था, और उस वाले कनेक्शन के अंदर क्या था कि अपना जो पोटेंशियल था वो डिफर कर रहा था, ठीक है। अब आपने एक और चीज यहाँ पर नोटिस करी होगी कि आपने 9th या 10th के अंदर या फिर 11th के अंदर रजिस्टर के ऊपर आपने थोड़ा सा वर्क करा होगा। तो रजिस्टर के अंदर आपने देखा था जो सीरीज कनेक्शन था उसके लिए जो वैल्यू निकल के आ रही थी वो कितनी निकल के आ रही थी, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और जो रजिस्टर के लिए जो पैरेलल कनेक्शन था उसके लिए वैल्यूज क्या निकल के आ रही थी, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो जो कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन है ये उल्टा है सीरीज के कॉम्बिनेशन का। क्लियर है। चलिए अब अपन आगे बात करेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की। उससे पहले अपन थोड़े से न्यूमेरिकल देख लेते हैं इससे रिलेटेड कि किस टाइप से कॉम्बिनेशन करने से क्या रिजल्ट आता है, फिर अपन आगे बात करते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। जैसा कि दोस्तों आपको क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड एंड 12 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये सब दे रखा है और कैसे कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड है। द वोल्टेज अक्रॉस द 6 माइक्रोफैराड इज 2 वोल्ट, यानी कि जो 6 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर है उसके अंदर जो पोटेंशियल या फिर जो डिफरेंस दे रखा है पोटेंशियल का कितना दे रखा है, 2 वोल्ट दे रखा है। तो अपने क्या निकालना है कि टोटल जो बैटरी है उसका टोटल वोल्टेज कितना है वो अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा कहना चाहता है कि कुछ इस टाइप से दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, इस दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है कितना दे रखा है, 2 वोल्ट दे रखा है। ये 6 माइक्रोफैराड है, यहाँ पर अपने को दे रखा है 12 माइक्रोफैराड दे रखा है। यहाँ का पोटेंशियल अपने को पता नहीं है और पूछा काय का है, इसका पूछा उसने कि इन दोनों इस पूरी बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये अपने को निकालना है। ये चीज आपको क्लियर है। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ, अगर मुझे ये पता है होता तो मैं दोनों को जोड़ के बोल सकता था वो इसके बराबर होगा, मगर यहाँ दे रखा है कि सीरीज कनेक्शन के अंदर मुझे जोड़ रखा है। तो सीरीज कनेक्शन के अंदर अपने को एक चीज पता रहती है कि फॉर सीरीज कनेक्शन, यहां पर लिख देते हैं, फॉर सीरीज कनेक्शन चार्ज ऑन ईच प्लेट इज सेम। यह भी अपने ने देखा था कि जो चार्ज जो रहता है वो कैसा रहता है, सेम रहता है। ये चीज क्लियर है। तो ये तो क्या दे रखा है, कैपेसिटेंस की कैपेसिटी दे रखी है, ये चार्ज नहीं है। चार्ज अपना क्या होता है, Q। यहां मैं बोल सकता हूं Q1 इज इक्वल टू Q2। अगर इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है, तो Q1 बराबर Q2 होगा। Q1 को क्या लिख सकते हैं अपन, C1V1 इज इक्वल टू C2V2। अब ये जो Q1 है इसको मैं बोलता हूँ 6 माइक्रोफैराड वाला है वो Q1 होगा, और इस Q2 किसके ऊपर होगा, 12 माइक्रोफैराड वाले के ऊपर होगा। अच्छा C1 कितना दे रखा है अपने को, इसको यहां से हटा देते हैं वापस से, ये कितना है 6 माइक्रोफैराड है, ये ऊपर लिख देते हैं। C1 कितना दे रखा है 6 माइक्रोफैराड, V कितना दे रखा है 2 वोल्ट, C2 कितना दे रखा है अपने को 12 माइक्रोफैराड, V2 कितना दे रखा है नहीं पता, ये निकालना है अभी अपने को। ये V2 जो निकलेगा ना, ये इसके लिए V2 निकलेगा, ये भी V की बात नहीं कर रहे अपन। तो यहां से अगर मैं V2 निकालना चाहूं तो कितना निकलेगा, अच्छा
कुछ कितना निकल गया, अच्छा 6 से कटा 2 टाइम्स और 2 से 2 कट गया, तो यहाँ कितना है V2 कितना है 1 वोल्ट। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, V निकालना है। तो मुझे एक चीज पता है, जो टोटल वोल्टेज रहेगा, टोटल वोल्टेज वो किसके बराबर रहेगा, V1 प्लस V2 के। तो टोटल वोल्टेज V1 कितना दे रखा था अपने को 2, V2 अभी निकाला 1, यानी कि यहाँ पर टोटल वोल्टेज कितना निकल के आ जाएगा अपने पास में 3 वोल्ट। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, यानी जो बैटरी कितने वोल्ट की है, ये 3 वोल्ट की बैटरी है। तो ये अपना क्या हो गया आंसर। ये चीज आपको समझ में आ गई किस टाइप से अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मेथड ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है अपने को कि ये अपने को पोर्शन दे रखे, अपने को एक C1 दे रखा है, C2 दे रखा है, C3 दे रखा है, इस टाइप से कुछ कनेक्शन दे रखा है और 6 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। क्वेश्चन अपने से पूछता है कि C3 के ऊपर कितना चार्ज रहेगा, ये अपने को निकालना है। तो ऐसा चार्ज कैसे निकाल सकते हैं अपन। चार्ज अपने को एक चीज पता है कि बैटरी चार्ज देगी और चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इस बैटरी ने कितना चार्ज दिया। तो यहाँ पर अपन देखते हैं क्या कि अच्छा ये अपन इसको C2 और C3 को देखा, तो ये C2 और C3 काय में देखे अपने को, काय में देखे पैरेलल कनेक्शन में। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ C2 एंड C3 आर पैरेलल। सो इनके लिए कंडीशन क्या लगा सकता हूँ मैं, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा C1 प्लस C2, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर 5 प्लस 5, ये कितना हो जाएगा 10 माइक्रोफेराड, यानी कि C इक्विवेलेंट कितना निकल के आ गया 10 माइक्रोफेराड। अब C इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया कि ये मेरे पास एक बैटरी लगी हुई है C1 कितने की 10 माइक्रोफेराड, मतलब ये कैपेसिटर लगा हुआ है। इन दोनों को हटा के मैं एक और कैपेसिटर लगा देता हूँ और उसकी वैल्यू कितनी रहेगी 10 माइक्रोफेराड। इसका मतलब ये होता है, ये क्या हो गया C इक्विवेलेंट, ये दो को हटा के एक लगा दिया है ना, ताकि अपना कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। यहाँ क्या दे रखा है अपने को 6 वोल्ट। अब देखिए C1 और C इक्विवेलेंट काय में आ गए, यहाँ पर C1 एंड C इक्विवेलेंट आर इन सीरीज। अब ये सीरीज में आ चुका है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 1 अपॉन C इक्विवेलेंट 2 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C इक्विवेलेंट। अब वैल्यू पुट करते हैं अपन, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 अपॉन C इक्विवेलेंट 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 कितना दे रखा है 10 प्लस ये भी कितना दे रखा है 10 दे रखा है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखिए आप, यहां से अगर मैं बात करता हूं इसका एलसीएम ले लेते हैं अपन, तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 100 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 20। ये आप इसको काटते हो तो कितना आ जाएगा, ये कुछ 5, अच्छा ये देखिए यहाँ पर, हाँ ठीक है। तो C इक्विवेलेंट कितना है मेरे पास में 5 के रेस्पेक्ट में कुछ वैल्यू आई है, क्लियर है। चलिए यहाँ पर अपन देख लेते हैं और क्या क्वेश्चन क्या बोलता है अपने पास में है। हाँ ठीक है, अपने पास में क्या आया 5 माइक्रोफेराड, कितना आ गया अपने पास है 5 माइक्रोफेराड आ गया। अब मेरे को अगर इसको कैलकुलेट करना है काय के अंदर, फेराड के अंदर, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, टोटल चार्ज निकाल लेते हैं अपन यहाँ पर। अगर मैं बात करूं अब चार्ज गिवन बाय बैटरी, ये जो इक्विवेलेंट निकल गया इसका मतलब क्या हो गया कि मैं सारे हटा के एक ऐसा लगा सकता हूँ 5 माइक्रोफेराड का, और यहाँ पर कितना दे देगा 6 वोल्ट, ये ऐसा हो गया। अब यहाँ से Q निकाल सकते हैं अपन, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है CV, Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 और यहाँ पर 6, तो ये कितना आ जाएगा Q इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 30। ये चीज आपको समझ में आई, यानी कि बैटरी मेरे को टोटल कितना चार्ज देगी 30 माइक्रो कूलम का देगी। इतनी चीज क्लियर होगी। चलिए अब ये चीज आपने नोट कर ली होगी, ठीक है, नहीं करेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, इसको हटाता हूं मैं यहाँ से। अब अपने को पूछा क्या था उसने कि ये जो कैपेसिटर है तीसरा वाला, इसके ऊपर कितना चार्ज है। देखो Q तो इज इक्वल टू 30 माइक्रोकूलम निकल के गया। मेरे को पता है कि यहाँ पे अगर 30 माइक्रोकूलम इसने चार्ज दिया तो C1 के पास पहले तो पूरा 30 जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि C1 के ऊपर चार्ज कितना रहेगा 30 माइक्रोकूलम। और ये जो कॉम्बिनेशन है C2 एंड C3 के पास भी कितना रहेगा 30 माइक्रोकूलम, ठीक है, इसके पास 30 रहेगा और इन दोनों को मिला के कितना रहेगा 30 रहेगा। अब मुझे एक चीज पता है C2 एंड C3 आर सेम, यानी कि इनका जो ये दे रखा है अपने को कैपेसिटेंस, वो कितना दे रखा है 5 माइक्रोफेराड दे रखा है, यानी कि ये दोनों कैसे है सेम है। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि जो चार्ज रहेगा वो सेम डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, है ना, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा आपका सेम रहेगा। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि जो C3 के ऊपर चार्ज रहेगा कितना रहेगा 30 बटे में 2, ये काटा भी तो कितना रहेगा 15, यानी कि 15 माइक्रोफेराड क्या रहेगा आपके C3 के ऊपर उतना चार्ज रहेगा, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ज्यादा बेसिक कैलकुलेशन है।
अपने ने कॉम्बिनेशंस की बात कर ली है, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन की। अब मेरे पास क्या था, दो कंडक्टर थे, दोनों के पास चार्ज था। मैंने क्या करा, दोनों कंडक्टर को लिया मैंने ऐसे हाथ में, दोनों कंडक्टर को लिया, मैंने क्या करा, इनको टच कर दिया। इसके पास अलग पोटेंशियल था, इसके पास अलग पोटेंशियल था, मैंने दोनों को टच कर दिया। तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि इसके अंदर से क्या हुआ, चार्ज एक जगह से निकल के दूसरी जगह तक जाने लगा। ठीक है, ये मैंने ऑब्जर्वेशन करा। फिर मैंने एक और चीज देखी, यार ये कब तक जा रहा है, ये मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि तब तक एक दूसरे के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड करता रहा जब तक कि ये दोनों बराबर नहीं हो गए। ठीक है, मेरे पास एक गिलास भर के पानी था, मैंने दोनों को ऐसा भरा, तो ये एक दूसरे में पानी ट्रांसफर करते रहे कब तक, जब तक दोनों गिलास में आधा आधा पानी नहीं भरा गया हो। तो अपने को इधर देखना पड़ेगा कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का। तो अपन दो कंडक्टर लेते हैं, एक कंडक्टर लेता हूं मैं एक ए और एक कंडक्टर लेता हूं मैं बी। इसके पास कुछ Q1 अमाउंट का चार्ज है, इसके पास कुछ Q2 अमाउंट का चार्ज है, दोनों को पॉजिटिव चार्ज ही लेते हैं अभी अपन, दोनों को पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। अच्छा, इसका कैपेसिटेंस था कुछ C1, इसका कैपेसिटेंस था कुछ C2, इसका पोटेंशियल दे रखा था V1 और इसका पोटेंशियल दे रखा था मुझे कुछ V2। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो A के पास जो टोटल चार्ज रहेगा Q1 वो किसके बराबर रहेगा, C1 V1 के, और B के ऊपर जो चार्ज रहेगा Q2 किसके बराबर रहेगा, C2 V2 के बराबर रहेगा। इतनी चीज समझ में आ गई। फिर मैंने क्या करा, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो मैंने देखा चार्ज ट्रांसफर होने लगा। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, नाउ इफ वी कनेक्टेड these conductors with wire, then charge transferred from higher potential to lower potential। ये मैंने ऑब्जर्वेशन करा। तो यहां से मुझे एक चीज तो क्लियर हो गई कि कोई भी चार्ज जो रहता है वो फ्लो कैसे होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। आपने अगर मैं पत्थर की बात करूं तो पत्थर भी गिरता कहां से, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कभी पत्थर जाता नहीं है। झरने का पानी देखा होगा तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ गिरता है, यानी कि कोई भी चीज का फ्लो कहां से होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के ऊपर होता है। इतनी चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर मैंने एक चीज नोटिस करी कि जैसे ये जो अपने पास में दो कंडक्टर थे, एक कंडक्टर था ए, एक कंडक्टर था मेरे पास में बी, इसको मैंने वायर से कनेक्ट कर दिया। तो क्या हुआ कि जो चार्ज था वो एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूटेड होने लगा, यानी कि चारों तरफ से इसका चार्ज इसमें जाने लगा, है ना। अगर मैं बोलता हूं कि इसका जो पोटेंशियल है मेरा लो है, इसका हाई है, तो बी वाले का चार्ज इधर की तरफ आने लग जाएगा। इतनी चीज आपको क्लियर होगी। जैसे मैंने कनेक्ट करा तो यहाँ क्या हुआ, मेरा जो चार्ज था वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्टेड। ठीक है, ये चीज आपको समझ में गई। अभी चार्ज जो था कब तक जो रहा, डिस्ट्रीब्यूटेड होता रहा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड among the conductors until their potential becomes same। कब तक ट्रांसफर होता रहा, जब तक दोनों का पोटेंशियल कैसा ना हो गया हो, सेम ना हो गया हो। तो यहां पर अगर मैं बोल सकता हूं कि अब ये जो इसका पोटेंशियल कितना हो गया, v हो गया होगा, और इसका पोटेंशियल भी कितना हो गया होगा, v हो गया होगा। यहां तक समझ में आई, यानी कि a वाले का पोटेंशियल भी कितना हो गया अब v, और b वाले का पोटेंशियल भी कितना हो गया अब v अमाउंट का हो गया। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो q1 रहा होगा वो कितना रहा होगा, c1v, और q2 रहा होगा वो कितना हो जाएगा, c2v। तो यहां से कॉम्बिनेशन मेरे पास में क्या निकल के आया, अगर मैं बाय इक्वेशन और बाय इक्वेशन 2 लेता हूं तो मेरे पास में क्या निकल के आता है, बाय इक्वेशन 1 एंड बाय इक्वेशन 2 मेरे पास एक कंडीशन निकल के आती है, q1 बाय q2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। ये जो कंडीशन है ये रिच डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंडीशन है, यानी कि दो कंडक्टर को अगर आप टच करते हो तो कब तक उसके अंदर चार्ज ट्रांसफर होता रहता है, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अगर पोटेंशियल सेम हो गया, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो उनके अंदर जो चार्ज का रेशियो रहेगा वही रेशियो किसका रहेगा, कैपेसिटेंस का रेशियो रहेगा। तो ये था अपना रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये चीज आपको समझ में आ गई है। अब आगे जो अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो रहेंगे कैपेसिटर से रिलेटेड आगे की कहानी। कैपेसिटर जो रहता है, अगर मैं बात करूं, अपनों ने अभी तक क्या देखा कि दोनों प्लेट को डेड डिस्टेंस से रखते थे अपन। अगर मैं आगे बात करता हूं कि दोनों प्लेट को अगर डेड डिस्टेंस से अपार्ट रखते हैं अपन और दोनों के ऊपर चार्ज देते हो, तो ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है।
तो ये कहीं ना कहीं जाकर इसको अट्रैक्ट तो करेगी सही। तो इस अट्रैक्शन को कैसे अपन रिमूव कर सकते हैं वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्लियर है? तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट चैप्टर अगले लेक्चर में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।